मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करके सदन को करना चाहते हैं कंट्रोल। अभी ऑनलाइन होगी दिल्ली एनसीआर में स्कूलों की पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन पर छोड़ा स्कूल खोलने का फैसला। यूपी के संभल में नियंत्रण में हालात। योगी सरकार ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट बंद। 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। और भारत के नाम हुआ पर्थ टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से दी मात। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत। और आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं संभल में हुई हिंसा की ओर और बताएंगे कि किसकी साजिश है इसके पीछे। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हिंसा करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। संभल प्रशासन ने ऐलान किया है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क पर माहौल बिगाड़ने की साजिश का केस मामला दर्ज किया गया है, तो शाही जामा मस्जिद संभल इंतजामिया कमेटी के सदर को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संभल हिंसा में हुई मौत पर जिलाधिकारी ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में काबू में हालात, अब एक्शन की तैयारी। कौन है संभल हिंसा का सूत्रधार? मस्जिद सर्वे पर दंगल, जल उठा संभल। किसके कहने और उकसाने पर भीड़ हुई बेकाबू। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर एफआईआर दर्ज। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर माहौल बिगाड़ने की साजिश का केस हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर गश्त की जा रही है। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। स्थितियाँ पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए। जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पथराव की घटना पर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि घटना में घायल इंस्पेक्टर दीपक राठी ने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्ग और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्ग को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़कने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वे के दौरान आखिर हिंसा भड़क कैसे गई। यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब संभल जिला कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद हिंदू देवता के मंदिर के ऊपर बना है और इसकी सत्यता के लिए सर्वे होना चाहिए। इसके बाद जिला अदालत ने सर्वे का निर्देश दिया। पहली बार जब सर्वे हुआ तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन जब दूसरी बार टीम सर्वे करने पहुंची तो मामला बिगड़ गया। हालांकि इस हिंसा की सच्चाई क्या है, ये जांच के जरिए ही पता चलेगा। तमाम सारे आला अधिकारियों ने कहा है कि अब जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनकी पहचान की जा रही है, ड्रोन के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। जो फुटेज थी, तमाम सारे जो कैमरे थे उनके द्वारा उनकी पहचान की जा रही है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज संभल। और आइए हमारे संवाददाता विकास सिंह के पास चलते हैं, जो संभल में मौजूद हैं, फोन लाइन पे वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, अभी तुरंत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने इस बात को कहा है कि जो शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर हैं जफर अली, जो खबर चल रही थी कि उनको हिरासत में लिया गया है, उन्होंने इस बात को कहा है सिर्फ उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कई सारे ऐसे आरोप लगाए थे पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, जिनका उन्होंने सिलसिलेवार एक लंबी प्रेस वार्ता करके, बड़ी प्रेस वार्ता करके खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है, वो मौत में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें देसी तमंचे की गोलियों के पाई गई हैं, जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। इस बात से साफ स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर जो भीड़ मौजूद थी, उन्हीं के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कुछ लोगों के द्वारा जो फायर किया गया है, उन्हीं से उन लोगों की मौत हुई है। पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई है। इस बात का भी पुलिस ने खंडन किया कि जो एक वीडियो चल रहा है मीडिया में, जिसमें जो पिस्टल से फायर करता हुआ एक पुलिस अधिकारी का फायर कर रहा है, वो मात्र रबड़ बुलेट की पिस्टल होती है, और ना कि जो है कह रहे हैं MP बोर की पिस्टल होती है। उन्होंने सिलसिलेवार इस बात के आरोप का भी खंडन किया जो सदर की तरफ से लगाया गया था, जफर अली की तरफ से, कि वहां पर DM SP ने वहां फायरिंग के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए थे। इस बात को उन्होंने बताया कि इस जो सर्वे की टीम वहां पहुंची थी, इस बात की सूचना उनको पहले दी गई थी। उन्होंने उसके प्रमाणित दस्तावेज भी मीडिया को दिखाए। हालांकि जिस तरीके से वहां पुलिस ने भीड़ पर काबू पाया, बिल्कुल पुलिस उसके बाद से अब पूरी स्थिति सामान्य है। यहाँ पर आज दुकानें भी खुली रही, लेकिन आज पुलिस ने जफर अली के सारे जो सवाल उठाए थे उसका सिलसिलेवार एक प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है विकास, इस सब के बीच अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो लोग इस हिंसा को भड़काने के पीछे थे, उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो ड्रोन की फुटेज है और तमाम सारे वीडियो है जो पुलिस ने जारी भी किया था, उनके आधार पर बवालियों की, दंगाइयों की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस उनको जल्द ही अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर रही है। अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। सिलसिलेवार और जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो दंगाई पकड़े गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनसे भी पहचान कराई जा रही है वो फुटेज के आधार पे कि कौन कौन से जो व्यक्ति थे जिन्होंने इतना बड़ा बवाल को अंजाम दिया, दंगे को अंजाम दिया। क्योंकि निश्चित रूप से जितने वहां पर पत्थर फैलाए गए थे, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर दंगाई मौजूद थे, एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। ये सुनियोजित साजिश ही हो सकती है, प्रॉपर इसकी प्लानिंग की गई होगी इस साजिश के लिए। अचानक से ना कि इतने पत्थर आ सकते हैं, ना वहां हथियार आ सकते हैं, ना औजार आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जयपुर में अवैध बांग्लादेशी राजस्थान की राजधानी जयपुर के भांकरोटा इलाके में फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर रह रहे बांग्लादेशी लोगों को पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेज दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 20 साल पहले ही बांग्लादेश से ये लोग भारत आ गए थे। एक एक कर कई फर्जी दस्तावेज भी इन लोगों ने बनवा लिए थे। जयपुर के रहने वाले उस्मान ने इन बांग्लादेशी लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की थी। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर डिपोर्ट किया गया। पुलिस ने मददगारों के खिलाफ की कार्रवाई। फर्जी दस्तावेज बनाकर जयपुर में रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी। बांग्लादेशी नागरिकों से मिले भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड। बांग्लादेशी नागरिक जयपुर के भांकरोटा इलाके में रह रहे थे। आरोपियों को बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया। जयपुर पुलिस ने जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। DCP अमित कुमार ने बताया कि बीते दिनों ये लोग अवैध रूप से फर्जी प्रमाण पत्र बना करके आधार कार्ड, पासपोर्ट और इस तरीके से कई सारे कागजात बना करके ये लोग अवैध रूप से रह रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकता से इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में इनकी जांच की गई तो ये लोग फर्जी पाए गए। राजस्थान के जयपुर में पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। इसके साथ ही यहाँ उनकी मदद करने के आरोप में 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक सभी अवैध प्रवासियों को अलवर के डिटेंशन सेंटर में भेजा गया था और फिर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की मदद से निर्वासन की आगे की कार्रवाई की गई। इन सभी के पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित बैंक प्रॉपर्टी संबंधित डॉक्यूमेंट मिले थे। कुछ दिनों पहले ही सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवैध बांग्लादेशी भांकरोटा थाना इलाका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। सूचना सही पाई जाने पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की गई। इसी क्रम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो ई-मित्र संचालक भी शामिल हैं जिन्होंने ये फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोग किया। गृह विभाग से पत्राचार करके 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया। उसके बाद में वेस्ट बंगाल BSF IG साहब से निरंतर पत्राचार किया गया। कल देर रात्रि को बांग्लादेश प्रशासन को BSF के सहयोग से इनको सुपुर्द किया गया। पुलिस ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक जयपुर के भांकरोटा इलाके में रह रहे थे। आरोपियों को बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी अवैध बांग्लादेशियों ने 2 आरोपियों के माध्यम से जाली तरीकों से आधार कार्ड हासिल किया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाशी भी की जा रही है। बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने में जिन लोगों ने मदद की थी उस संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा जिन लोगों ने भी इनकी मदद की थी उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि जितने भी बांग्लादेशी थे उनमें से 6 नाबालिग थे, यानी कि 11 लोगों में से 6 नाबालिग थे। उन 11 लोगों को पुलिस ने बीएसएफ को सुपुर्द किया। उसके बाद में बीएसएफ की मदद से इन सभी 11 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन हनुमान प्रसाद के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। काफ़ी अच्छी खबर है, एम्स भोपाल है। किस तरह से यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है ये हम आपको बताएंगे। भोपाल एम्स प्रधानमंत्री के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहा है। भोपाल एम्स ने हाल में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को CSR से मिले फंड से बढ़ाया है। आज एम्स भोपाल अपनी बिजली की कुल ज़रूरत में से 15% सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। भोपाल से डीडी न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट देखिए। एम्स भोपाल 700 किलोवाट सौर ऊर्जा का कर रहा है उत्पादन। सोलर पैनल एम्स परिसर की 15% बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। सौर ऊर्जा स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत। भोपाल एम्स कैंपस को हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार हो रहे हैं प्रयास। भोपाल एम्स का 100% सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य। सोलर के क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व काम कर रहा है। दुनिया भारत के इस काम का लोहा भी मान रही है। भोपाल एम्स में सोलर पैनल के जरिए इस संस्थान की करीब 15% बिजली की खपत जो है वो पूरी की जा रही है और आने वाले दिनों में इसके लक्ष्य करीब 30% बिजली की खपत का रखा गया है। भोपाल एम्स परिसर में लगे ये सोलर पैनल एम्स परिसर की 15% बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भोपाल एम्स को ये सोलर पैनल लगाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की एक समूह कंपनी SBI कार्ड्स की तरफ से 3 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मिला है। इस सौर ऊर्जा का प्रयोग परिसर के वार्ड और हॉस्टल के लिए किया जा रहा है। हमको एक CSR मिला लगभग 3 करोड़ रुपए का, जिसमें हमारे यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग पे हम लोगों ने सोलर बैटरीज़ को लगाया, जिससे कि हम 15% अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम खुद ही सोलर एनर्जी से हम लोग जनरेट कर रहे हैं। भोपाल एम्स आने वाले दिनों में अपनी 1/3 बिजली की खपत सौर ऊर्जा से पूरी करने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक के मुताबिक आगामी 3-4 महीने में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित अपनी एक यूनिट की बिजली खपत की पूर्ति 100% सौर ऊर्जा से करने जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो एक रूरल एरिया में हमारी एक PSC है उसमें भी हम लोग पूरी जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होगी उसको सोलर से ही करें। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है और मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 4 महीने में हमारी वो जो PSC है उसकी जो 100% रिक्वायरमेंट है वो सोलर से ही पूरी होगी। आपको बता दें कि भोपाल एम्स ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का काम चल रहा है। छोटे छोटे प्रयासों से ही भारत बड़े लक्ष्य को पाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भोपाल एम्स का ये प्रयास भी कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी जो कई और सरकारी संस्थान हैं वहां पर इस तरह के प्रयास होंगे जिससे इस बड़े लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। अभी हम दूसरे राज्यों की खबरों की ओर चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव, एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके में ग्रेड 4 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। वहीं स्कूल खोले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM को सौंपी है। ये रिपोर्ट देखिए। वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली NCR में फिलहाल लागू रहेगा ग्रेड 4। दिल्ली NCR में स्कूल खुलेंगे या नहीं, कल तक तय करे CAQM। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली सरकार ने ग्रेड 4 दिशा निर्देशों का किया उल्लंघन। दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर व्यवस्था की खुली पोल। दिल्ली NCR में आज वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में सुबह से AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। कई जगह AQI 350 के आसपास तो कहीं 250 के नजदीक दर्ज किया गया। हालांकि स्थिति अभी भी बदतर बनी हुई है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। वहीं डॉक्टर वायु प्रदूषण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेड प्रतिबंधों में ढील देने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार सुधार नहीं दिखता है, तब तक ग्रेड 4 पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। दिल्ली NCR में स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन पर छोड़ा। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि इस पर कल तक फैसला ले लें। गौरतलब है कि बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज तक 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था। साथ ही घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश जारी किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जिस याचिका के कारण मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो सका, वो याचिका वापस हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ की इसे वापस लेने के लिए अपील वहां पर दर्ज कर दी गई है। इसे सोमवार को अदालत ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही याचिका भी वापस हो गई है। माना जा रहा है कि कोर्ट से याचिका वापस होने के कारण चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। झारखंड में नई सरकार 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेगी, लेकिन सरकार के सामने मंत्रिमंडल का गठन और योजनाओं का क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती होगी। मैया योजना की राशि दिसंबर से 2500 करने की घोषणा को अमली जामा पहनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। और क्या कुछ है सरकार गठन की चुनौतियां, झारखंड विधानसभा परिसर से बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश राज। एक महीने से भी ज्यादा समय तक धुआंधार प्रचार के जरिए भले ही सैकड़ों प्रत्याशी झारखंड विधानसभा पहुंचने की कसरत करते रहे, लेकिन चुनाव परिणाम आने पर मात्र 81 विधायक ही झारखंड विधानसभा के मौजूदा विधानसभा में प्रवेश पा सकेंगे। और अब नई सरकार की गठन की भी पूरी तैयारियां शबाब पर हैं। हेमंत सोरेन चौथी बार रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए हेमंत सोरेन की ये कोशिश है कि वो इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित करें। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव समेत जो बड़े चेहरे हैं
उन चेहरों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए हेमंत सोरेन लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।